स्टूडेंट्स, मैं हूं तुम्हारी वेदी मैम और मैं लेके आई हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का। कहां पे? इसी चैनल पे जिसका नाम क्या है, मैग्नेट ब्रेन्स, जहां मिलता है आपको कंटेंट किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक पूरा का पूरा फ्री। तो अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, वापस वही पैटर्न फॉलो करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, थोड़ा सा आधा पढ़ेंगे टुकड़ों टुकड़ों में, जो जो उससे रिलेटेड याद आ रहा है वो उसको मेमोराइज करेंगे और पता चला जो अभी मेमोराइज किया है वही उन्होंने पूछ लिया। तो देखो, Which of the following will not be considered as predator? जब भी इसी टाइप के क्वेश्चन आए ना, क्या करना है, तुमको कीवर्ड को अंडरलाइन करना है। कीवर्ड क्या हुआ मैम? मैम यहाँ हुआ कीवर्ड तुम्हारा क्या, नॉट बी कंसिडर्ड। तो नॉट बी कंसिडर मतलब नॉर्मल नहीं, कुछ अलग पूछ रहे हैं कि क्या कंसिडर नहीं करोगे। तो देखो इसमें क्या है ऑप्शन। अब देखो उन्होंने बोला है प्रीडेटर कौन सा नहीं, तो वापस एक एक ऑप्शन अपन कंसिडर करते हुए जाएंगे। तो वल्चर अगर तुमको याद होगा किस में आते हैं वो, स्कैवेंजर्स में। वल्चर हुआ, हाइना हुए, ठीक है। तो बोलोगे पर मैम वो जिंदा चीजों को भी तो खाते हैं। हाँ, भी लगा है उसमें, पर अभी थोड़ा वेट कर लो, ठीक है। क्यों? वापस मैंने बताया था जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो क्या होता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट वाले अप्रोच पे जाते हो, ठीक है, जो ज्यादा करेक्ट हो। एक होता है करेक्ट और एक होता है ज्यादा करेक्ट, तो ज्यादा करेक्ट वाले क्वेश्चंस पे जाते हो, ऑप्शंस पे। ओके, देखो जरा, पैरामीशियम। अब बोलोगे मैम हमको कैसे पता पैरामीशियम प्रेडेटर है कि नहीं? अरे है बाबा, पैरामीशियम सपोज करो उससे कोई छोटा दूसरा ऑर्गेनिज्म, अब बोलोगे मैम खुद ही तो यूनिसेलुलर है। अरे कोई दूसरा छोटा अमीबा भी तो यूनिसेलुलर हो सकता है। सपोज करो पैरामीशियम जा रहा था, कोई छोटा यूनिसेलुलर अमीबा वहां से जा रहा था, अब ये क्या करेगा, इसको खा लेगा, तो हो गया प्रेडेटर, क्योंकि दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, खत्म हो गया। तो प्रेडेटर कैसा रिलेशनशिप है, दो ऑर्गेनिज्म है, एक को फायदा ही फायदा क्योंकि उसका तो फूड ही है, और दूसरा खत्म, पूरा ऊपर निपट गया है ना। तो देखो, तो पैरामीशियम है प्रेडेटर, इसलिए ऑप्शन से क्या हुआ, बाहर। उसके बाद स्टारफिश, वापस वो दूसरे छोटे फिशेस को खाएगी, तो वापस ये भी ऑप्शन क्या हो गया, बाहर। टाइगर, अब वो तो पता ही है जब भी हम प्रेडेटर बोलते हैं तो सबसे बढ़िया एग्जांपल किसका आता है, टाइगर एंड डियर का, तो ये भी ऑप्शन हो गया बाहर। अब बोलोगे मैम वल्चर्स, याद करो मैंने क्या बोला था, स्कैवेंजर्स है और कभी कभी नॉर्मल छोटी मोटी हंटिंग भी कर लेती है, पर मेन किस कैटेगरी में आती है, स्कैवेंजर में। तो स्कैवेंजर थोड़ा अलग है और प्रेडेटर थोड़ा अलग है, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्कैवेंजर क्या होता है, डेड डिकेड बॉडीज को, ऑर्गेनिज्म को खाने का काम करता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हुआ तुम्हारा, वल्चर। आई बात समझ में? इजी पीजी क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है मैम, एट हाई एल्टीट्यूड आवर बॉडी कंपलसेट फॉर डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो, मत पढ़ो ऑप्शन, पहले इतने से स्टेटमेंट से क्या याद आया तुमको। अब हाई एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पे, तो बिना देखे बताओ, जैसे ही तुम हाइटेड जगह पहुंच गए। अब हाइटेड जगह मैम कैसे, अरे कोई भी माउंटेनिंग करने जा रहे हो, ट्रैकिंग करने जा रहे हो, वहां तुम चले गए। अब वहां जाने पर क्या होता है, वहां जाने पर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या इंक्रीज हुआ है, जल्दी बताओ, प्रेशर। ओके, अब बताओ, अब तुम जैसे ही हाई एल्टीट्यूड पे गए, वहां पे क्या हुआ, तुम्हारा ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। अब ऑक्सीजन की सप्लाई कम क्यों हुई, क्योंकि एयर में ही ऑक्सीजन क्या थी, कम थी। ठीक है मैम, ये तो समझ में आ गया। पर अब बात बताओ, जहां पे तुम्हारी बॉडी में सपोज करो एक आरबीसी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लेके जा रही थी, अब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ही कम है, तो आरबीसी क्या बोलेगी कि अरे अब मेरे में तो ऑक्सीजन कम ही आने वाला है, तो अब इस ऑक्सीजन जो कम हो चुकी है उसका कंपलसेशन कैसे करें। तो हमारी बॉडी क्या बोलेगी, रुक जाओ, हमने क्या पढ़ा हुआ है, अक्लेमेटाइजेशन, मतलब हम क्या करेंगे, अपनी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंज लेके आएंगे। कैसे चेंज लेके आएंगे, कुछ नहीं, हम ट्रक का नंबर बढ़ा देंगे। बोलोगे मैम ट्रक, हाँ ट्रक ही तो है आरबीसी, किसको लेके जा रही है, तुम्हारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। अब अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम हो गए, मतलब देखो ट्रक हमारे पास थे 10, कितने ट्रक थे हमारे पास, 10 ट्रक थे, और हर ट्रक
मान के चलो, उसे मान के चलो कि 100 केजी, अब बोलोगे मैम 100 केजी, चलो 1000 केजी, ठीक है, 1000 केजी रेत लेके जा रही थी, ठीक है। अब मैंने बोला मैं रेत का सप्लाई ही कम कर दूंगी, ठीक है, पर अब तुमने दूसरा तरीका निकाला कि ऑक्सीजन रेत तो उतनी है पर अपन को 1000 केजी तो चाहिए कुछ भी करके, तो तुमने क्या किया, तुमने बोला कोई बात नहीं, अगर हर ट्रक आधा आधा भर के आ रहा है, 1000 केजी की जगह पे अब 500 केजी आ रहा है, तो एक काम करते हैं, हम ट्रक का नंबर बढ़ा देते हैं, तो भले आधा आधा ही ट्रक भरेगा पर टोटल अमाउंट में जब मैं वो सारा सामान जाके अनलोड करूंगी तो टोटल अमाउंट मेरा ओरिजिनल मिलेगा, जितना मिलना चाहिए था। तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है। देखो क्या होगा कि जैसे ही तुमने सोचा कि ओके ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ऑक्सीजन कम हो गया है, तो पर जो कैरी करने वाला कौन ट्रक है, हमारा कैरियर कौन है, आरबीसी। आरबीसी 4 मॉलिक्यूल्स को लेके जा रहा था, अब सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स को लेके जा रहा है, पर मेरे को तो 4 मॉलिक्यूल चाहिए। ऑक्सीजन तो भैया 2 ही आएगा हर बार में, मतलब एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हर बार क्या रहेगी, 2 ही रहेगी। तो मैं क्या करूंगी अपनी बॉडी में आरबीसी का नंबर बढ़ा दूंगी। जब मैंने आरबीसी का नंबर बढ़ाया बॉडी में, मतलब मेरी बॉडी को अक्लेमेटाइज करना पड़ेगा, साथ में मतलब आरबीसी का नंबर तो बढ़ाना ही है, साथ में हर आरबीसी की एफिशिएंसी भी क्या करनी है, 2-2 तक ही रखनी है। कुछ आई कहानी समझ में? तो अब देखते हैं, हमको सारा चीजें समझ में आ गई। अब इसीलिए याद करो, पहले क्वेश्चन में देखने से पहले याद करो, जब भी तुम लद्दाख टाइप की जगह जाते हो तो वहां पे बेस कैंपिंग बोलते हैं। बेस कैंपिंग मतलब क्या मैम, वहां पे जाके एक दिन तुम रुकते हो और अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हो कि अब आगे जो तुमको चढ़ना है वहां पे ऑक्सीजन कम ही होने वाली है। तो ऑक्सीजन तो भैया है कम, पर मेरी बॉडी को ऑक्सीजन उतनी ही डिमांड में चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एक सेल को सेलुलर मेटाबॉलिज्म करने के लिए चाहिए होता है ऑक्सीजन। अगर मैंने ऑक्सीजन की सप्लाई शॉर्ट कर दी, यकीन मानो 1 सेकंड के लिए अगर हमारे सेल को ऑक्सीजन नहीं मिला तो सेल क्या बोलेगा, मैं तो जा रहा हूं, तुमने ऑक्सीजन नहीं दिया मैं भी जा रहा हूं मतलब क्या, नेक्रोसिस, सेल डेथ। और अगर ब्रेन के सेल को और हार्ट के जो टिश्यू है, कार्डियक टिश्यू को 1 सेकंड के लिए भी ऑक्सीजन नहीं मिली ना, तो वो इंस्टेंटली मर जाते हैं। और वो क्या नहीं हो सकते, रिपेयर भी नहीं हो सकते, रीजनरेट भी नहीं हो सकते। तो सोचो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए बॉडी ने बोला कोई बात नहीं, ऑक्सीजन तो मेरे को भैया हर एक सेल को उतना ही देना है, तो एक काम करता हूं, मैं आरबीसी का काउंट बढ़ा लेता हूं बॉडी में, और साथ में जो एफिशिएंसी, ओरिजिनल एफिशिएंसी थी 4 ऑक्सीजन ले जाने की, उसको आधा कर देता हूं। तो आधा 2 मतलब 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 1 आरबीसी ले जाएगी, और सिंस मैंने आरबीसी का नंबर बढ़ा दिया है तो जो 2 बच गए वो दूसरी आरबीसी लेके जाएगी। आई कहानी समझ में? अब देखते हैं वो पूछ क्या रहा है। तो देखो उन्होंने बोला एट हाई एल्टीट्यूड आवर बॉडी कंपनसेट फॉर डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन बाय, कैसे किया? पहला, डिक्रीजिंग रेट ऑफ ब्रीदिंग, मतलब बोल रहा है कि सांस या जो इनहेल है वही कम करो। अरे ऐसे कैसे कम करोगे, वैसे ही ऑक्सीजन कम और कम सांस लो, ये तो कहीं का ऑप्शन नहीं हुआ, कैंसिल करो। उसके बाद रिड्यूसिंग द रेट ऑफ रेस्पिरेशन विद इन सेल, मतलब बोल रहा है सेल के अंदर रेस्पिरेशन का रेट कम कर दो। प्रॉब्लम इससे थोड़ी ना सॉल्व होगी। अगर सेल को तुमने ऑक्सीजन कम दिया, क्या होगा, सेल डेथ, नेक्रोसिस, सेलुलर मेटाबॉलिज्म ढंग से काम नहीं करेगा। तो ये तो कुछ भी बकवास लिखी हुई है, कैंसिल। देखो इंक्रीजिंग व्हाइट ब्लड सेल प्रोडक्शन, अब व्हाइट ब्लड सेल बढ़ा के क्या करना है, इम्यूनिटी थोड़ी ना है, जल्दी बताओ। 2 टाइप के सेल्स होते हैं, कौन से 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक को बोलते हैं आरबीसी और एक को बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। आरबीसी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि आरबीसी के अंदर क्या होता है, एचबी। एचबी मतलब क्या, हीमोग्लोबिन, जिसको क्या बोलते हैं हम, कैरियर, या हमारे बॉडी का वो पिगमेंट जो कैरी कर रहा है क्या, ऑक्सीजन, कंबाइन होके। किस फॉर्म में, याद करो ये सब मैं 11 का पूछ रही हूं, तो ये कंबाइन होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो बेसिकली आरबीसी रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। अब बताओ डब्ल्यूबीसी किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बोलोगे मैम इम्यूनिटी के लिए। बिल्कुल सही, इम्यूनिटी के लिए तुम्हारा डब्ल्यूबीसी रिस्पॉन्सिबल है। तो फिर जो चीज इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है डब्ल्यूबीसी, तो मैं डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ा के क्या कर लूंगी, मेरी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं रह गई। तो सिंस यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल लिखा है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, कैंसल हो गया। आखिरी ऑप्शन देखो, रिड्यूसिंग एफिनिटी ऑफ एचबी। एचबी एक यूनिवर्सल शॉर्ट फॉर्म है किसका,
हीमोग्लोबिन का। तो ये मत बोलना कि Hb क्या लिखा है, अरे ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो Hb है वो हीमोग्लोबिन स्टैंड करता है, ठीक है। रिड्यूसिंग एफिनिटी ऑफ Hb फॉर ऑक्सीजन बाइंडिंग, बिल्कुल सही। क्यों कि मैंने बताया नॉर्मली एक जो आरबीसी वो कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेके जा रही थी, 4, अब मैंने क्या कर दिया, 2 कर दिया। क्यों, मैंने आरबीसी का नंबर बढ़ा दिया, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आई क्या? चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। श्रीयू, रैट एंड रैबिट लिविंग टुगेदर इन अ ग्रासलैंड एग्जिबिट। अब वो पूछ रहे हैं अलग अलग टाइप के रिलेशनशिप। अब तुमको पता है जो श्रीयू है, रैट है और रैबिट है, ये पर्टिकुलर एक चीज को बिलोंग करते हैं, एक क्लास को बिलोंग करते हैं। किसको मैम? रोडेंशिया। वापस 11th में चैप्टर 4 जो एनिमल किंगडम है वहां पढ़ा होगा कि सबके सब क्या है, रोडेंट्स हैं, ठीक है। तो अब बोलोगे हमको क्या पता मैम कि इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप एग्जिबिट हो रहा है। हाँ, तुमको नहीं पता, पर अपन जो रिलेशनशिप का ऑप्शन दिए हुए हैं उससे याद करके हम शायद उसको रिलेट करके देखेंगे क्या ये तीनों उसमें फिट हो रहे हैं क्या। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है एमेंसिलिज्म। अब किसी ने मुझे चैट बॉक्स में डाउट में पूछा था कि मैम एमेंसिलिज्म का एक एग्जाम्पल बताओ, तो वापस वही एग्जाम्पल मैं बताती हूँ और स्टार्ट करती हूँ एक्सप्लेनेशन। तो एमेंसिलिज्म क्या होता है? ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को नुकसान है, भैया बहुत नुकसान हो रहा है, हो सकता है वो निपट ही जाए, मतलब खत्म ही हो जाए, और दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या है, जीरो, जीरो मतलब अनअफेक्टेड। वापस एग्जाम्पल लेना है, याद करो कौन थे एक साइंटिस्ट जिन्होंने एक्सीडेंटल डिस्कवरी की थी। ऐसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट है बायोलॉजी में जिन्होंने एक्सीडेंटल डिस्कवरी की है, पर एक स्पेसिफिकली एक का पूछो जो टर्म 2 में भी मैंने बताया था जब हम वन शॉट सीरीज पढ़ रहे थे। बताओ कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, करेक्ट। किसकी डिस्कवरी की थी उन्होंने? एंटीबायोटिक्स की। अब बताओ क्या कर रहे थे वो एंटीबायोटिक्स में? मैम एक जगह वो बैक्टीरिया का कल्चर ग्रो कर रहे थे, तो करेक्ट। ये तुम्हारी सपोज करो हो गई पेट्री प्लेट, ठीक है, या पेट्री डिश, ठीक है, ऐसे ही ग्रो कर रहे थे। ये बेस का रहा तुम्हारा मीडियम, ठीक है, और यहां पे ये किसकी कॉलोनीज आ रही थी? बैक्टीरियल कॉलोनी थी, बैक्टीरियल कॉलोनी थी, ठीक है मैम। अब उन्होंने क्या देखा? वो तो ग्रो क्या करवा रहे थे? बैक्टीरिया, पर उन्होंने देखा कोने में, पेट्री डिश के कोने में क्या ग्रो होने लगा था? एक मोल्ड ग्रो होने लगा था, है ना, एक मोल्ड ग्रो होने लगा था, इस टाइप का कुछ, ठीक है। जल्दी से बताओ उस मोल्ड का नाम क्या है? एक फंजाई है, पेनिसिलियम नोटेटम। उन्होंने ये भी देखा, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ग्रो होने दो। फिर उन्होंने क्या देखा कि ये पेनिसिलियम नोटेटम क्या रिलीज कर रहा है? एक केमिकल रिलीज कर रहा है कि नहीं? एक केमिकल रिलीज कर रहा है, और इस केमिकल के कांटेक्ट में जैसे जैसे ये बैक्टीरियल कॉलोनी आती, वो बैक्टीरियल कॉलोनी क्या हो जाती? मर जाती। तभी तो उन्होंने बोला कि ये एक ऐसा केमिकल जो रिलीज हुआ है एक ऑर्गेनिज्म से, ये क्या है तुम्हारा? फंजाई, ठीक है, मोर स्पेसिफिकली पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। तो उन्होंने बोला एक ऐसा केमिकल जो किससे रिलीज हो रहा है? एक ऑर्गेनिज्म से, जो क्या कर रहा है? दूसरे ऑर्गेनिज्म को उदास नहीं बाबा, मारने के काम आ रहा है। इसीलिए उन्होंने बोला इसको हम क्या बोलेंगे? एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक्स मतलब लिविंग। तो अब देखो इसमें मैं तुम्हें समझाने वाली हूं ये वाला एमेंसिलिज्म का। जल्दी वापस से रिवाइज करते हैं। एमेंसिलिज्म में क्या बोला? एक ऑर्गेनिज्म को कोई फर्क नहीं पड़ रहा जो जीरो है, और एक ऑर्गेनिज्म को नुकसान है। तो देखो फंजाई ने बोला भैया ये केमिकल तो मैं रिलीज करूंगा, भले किसी की इच्छा हो या ना हो, मेरे जीनोटाइप में या मेरे जीन में या मेरे डीएनए में लिखा हुआ है, तो मैं तो भैया ये केमिकल बनाऊंगा। अब इसने बना लिया, उसको किसी से मतलब नहीं, कोई है सामने नहीं है, मैं तो बनाऊंगा, ठीक है, मेरा काम है बनाना, मैं प्रोसेस करूंगा। अब इसने प्रोसेस करके रिलीज कर दिया। जैसे जैसे ये जाने लगा और तुम्हारे बैक्टीरियल कॉलोनी पे टच होने लगा, तो बैक्टीरिया क्या करने लगा? मरने लगा। अब बताओ इसमें नुकसान किसको हो रहा है? नेगेटिवली कौन है? तुम्हारा बैक्टीरियल कॉलोनी। ये क्या है? नेगेटिव साइड इफेक्ट पे है। क्या होने लगा? इसका ग्रोथ खत्म होने लगा, ग्रोथ कम होने लगा, और बहुत बार बैक्टीरिया खत्म होने लगा। मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप जहां पे एक ऑर्गेनिज्म क्या है? नुकसान में है, और दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या है?
कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि फंजाई ने क्या बोला, पेनिसिलियम नोटेटम ने क्या बोला, तो मैं कुछ हो यहाँ पे या ना हो, मैं तो भैया केमिकल रिलीज करूंगा। अब उससे कोई फायदा में है या नुकसान में मेरे को क्या लेना देना, मतलब वो खुद क्या है, अनअफेक्टेड। आई कहानी समझ में। तो एमेंसिलिज्म का एग्जाम्पल क्या हुआ, यही जब पेट्री डिश में जब फंजाई तुम्हारा पेनिसिलियम नोटेटम और बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो हो रही है, तो तुम्हारा फंजाई या पेनिसिलियम नोटेटम को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वन ऑर्गेनिज्म इज अनअफेक्टेड while the other organism is getting negative impact, या वो बहुत इफेक्ट हो रहा है नेगेटिवली। रिजल्ट हो सकता है उसकी ग्रोथ कम हो जाए, स्टॉप हो जाए, या वो डेड ही हो जाए। आई कहानी समझ में एमेंसिलिज्म की। ओके, अब दूसरा क्या आता है, कमेंसिलिज्म। तो बताओ इसकी डेफिनेशन क्या थी, ऐसा रिलेशनशिप जहां पे एक ऑर्गेनिज्म को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, और दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या क्या हो रहा है, कुछ नहीं, जीरो। जीरो मतलब क्या, अनअफेक्टेड। जैसे एग्जाम्पल बताओ कैसा था, वही तुम अगर देखोगे गाय भैंस जा रही है तो आसपास कौन रहेगी, इग्रेट्स रहेंगी, है ना। अब उनका फायदा क्या है मैम, कुछ नहीं, गाय भैंस तो अपना चल रही है, खा रही है मजे से। अब जैसे वो चल रही हैं तो घास पे पैर रख रही हैं, जब घास पे पैर रख रही हैं तो छोटे छोटे कीड़े उड़ के ऊपर आ रहे हैं। अरे ये कीड़े ही तो खाना है, किनका, इग्रेट का। तो देखो गाय को कोई फर्क पड़ रहा है क्या कि इग्रेट है, वो सोच के थोड़ी ना करेगी चलो यहाँ कीड़े दिख रहे हैं चलो यहाँ पैर रखते हैं, इससे इग्रेट को फायदा हो जाएगा। पर गाय को क्या मिलेगा, कुछ नहीं, वो तो अपना नॉर्मल डेली रूटीन कर रही है। ये अलग बात है कि इससे जो कीड़े उड़ रहे हैं वो फूड है किसका, इग्रेट का। तो ऐसा रिलेशनशिप जहां पे एक ऑर्गेनिज्म को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, कौन है फायदे में, बट ऑब्वियस इग्रेट, किसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, हमारी गाय भैंस बकरी। आई बात समझ। अब देखो जब तुमने दोनों की डेफिनेशन बोली तो देखो इन तीनों को फिट करके देखो, श्रीव, रैट, रैबिट तीनों आता है रोडेंशिया में, ठीक है। क्या एमेंसिलिज्म हो रहा है, नहीं, किसी को नुकसान भी नहीं है, किसी को कोई फर्क भी नहीं है, मतलब ये ऑप्शन कट गया पक्का। दूसरा कमेंसिलिज्म, वापस ना कोई फर्क, फायदा है ना नुकसान है, ना कुछ फर्क पड़ रहा है, मतलब इस टाइप का भी रिलेशनशिप नहीं है, तो ये भी कट गया। अब देखो थर्ड टाइप का रिलेशन कैसे आता है, म्यूचुअलिज्म। याद करो म्यूचुअलिज्म का हमने एग्जाम्पल क्या पढ़ा था, एक वैस और फिग प्लांट, है ना, अंजीर। अब याद करो मैंने बताया था कि अंजीर पूरी टोटली डिपेंडेंट है किस पे, वैस पे, किस चीज के लिए, पॉलिनेशन के लिए। तो वो क्या करता है, वो बोलता है एक काम करो मेरा नेक्टर ले लो और मेरा पॉलिनेशन करवा दो। वैस बोलता है ठीक है मैं तुम्हारा नेक्टर ले लूंगा, मैं तुम्हारा पॉलिनेशन करवा दूंगा। तो ये क्या हो रहा है, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, मतलब अगर एक का नुकसान तो दूसरे का नुकसान, एक का फायदा तो दूसरे का फायदा। तो ऐसा रिलेशनशिप जहां पे दोनों ऑर्गेनिज्म क्या हो रहे, बेनिफिट में जा रहे हैं। ये वैसे ही चीज है, सपोज करो तुम्हारे घर पे एक एक्स्ट्रा रूम है, तुमको चाहिए पैसे और तुम्हारे पास एक्स्ट्रा रूम है, कोई तुम्हारा फ्रेंड है उसने बोला अरे भाई मेरे को रहने की जगह नहीं है पर पैसे तो है मेरे पास, तो उसने बोला एक काम कर पैसे दे दे और रूम ले ले, और उसने क्या बोला, हाँ ले लो भैया पैसे और मेरे को रूम दे दो, तो हुआ दोनों का फायदा। तो कैसा रिलेशनशिप, ऐसा रिलेशनशिप जहां दोनों ऑर्गेनिज्म को क्या हो रहा है, म्यूचुअल फायदा हो रहा है, तभी तो नाम क्या है, म्यूचुअलिज्म। आई कहानी समझ में। अब बताओ तुम्हारा शिव, रैट, रैबिट क्या इस कैटेगरी में आता है, मैम इसमें भी नहीं आता है, ऐसा कोई एक दूसरे को फायदा तो कर ही नहीं रहे, क्योंकि दोनों का हो सकता है, दोनों नहीं तीनों का हैबिटेट भले सेम हो पर हो सकता है कि फूड हैबिट्स अलग अलग हो, या हो सकता है बहुत बार हैबिटेट भी अलग अलग हो, मतलब ये तो डिपेंड करता है ना, भले रोडेंशिया को बिलोंग कर रहा है, हो सकता है फूड सेम हो पर हो सकता है टाइम अलग अलग हो। तो ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा है कि इन तीनों के बीच में या तो एमेंसिलिज्म, कमेंसिलिज्म या म्यूचुअलिज्म होगा। अब देखो आखिरी ऑप्शन क्या बचा तुम्हारा, आखिरी ऑप्शन बचा न्यूट्रलिज्म, मतलब न्यूट्रल है। तो बोलोगे मैम हाँ ये तो कुछ ऐसे ही लग रहा है कि इन तीनों का एज सच कोई कंपटीशन नहीं है। अब देखो कंपटीशन हम कब बोल सकते हैं कि ये तीनों का कंपटीशन है, अगर वो मेंशन करते कि वो पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं और उनका फूड हैबिट्स भी सेम है, तो फिर उस केस में आंसर आता क्या, कंपटीशन। ठीक है, अच्छा ये चीज मैं मिटा रही हूं क्योंकि मुझे एक और इंपॉर्टेंट चीज समझानी है। तो न्यूट्रलिज्म, अभी जब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इतना कंफर्म है कि ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है, तो आंसर क्या हुआ तुम्हारा, न्यूट्रलिज्म। अब मैम इसकी जगह पे आप बताओ कि अगर कंपटीशन लिखा रहता, कंपटीशन लिखा रहता तो क्या करते, फिर उस केस में न्यूट्रलिज्म एंड कंपटीशन में से वापस मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या जाता,
कंपटीशन। क्यों? अब तुम ये लॉजिक लगा सकते थे कि हो सकता है सिंस तीनों एक ही रोडेंशिया को बिलोंग करते हैं तो हो सकता है उनका फूड हैबिटेट, उनका लिविंग स्टाइल, उनका एरिया सब सेम हो जिसमें रिसोर्सेज की लड़ाई चल रही हो, ये भी पॉसिबल है। पर सिंस इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है और ये ऑप्शन भी नहीं दिया है, उस केस में हम ये ऑप्शन पे जाएंगे। अगर ये ऑप्शन होता तो फिर हम इस ऑप्शन पे जाते। अब बोलोगे मैम एक और ऑप्शन होता ई जिसमें लिखा रहता सी एंड डी बोथ। अब बताओ अब इस केस में हम क्या चूज करते? उस केस में तुम्हारा आंसर सी एंड डी बोथ पे चला जाता। क्यों? वापस मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्योंकि हो सकता है कि कंपटीशन में हो भी और हो सकता है ना भी हो, मतलब सी भी हुआ और डी भी हुआ, तो उस केस में तुम क्या जाते? बोथ वाले ऑप्शन पे जाते। इतनी आई कहानी समझ में? चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन 4, ऑर्गेनिज्म हैविंग द पोटेंशियल फॉर इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड। अरे ये तो हमने 11 से पढ़ते आ रहे, 11 के पहले चैप्टर में जो स्पीशीज की डेफिनेशन है वो यही थी। वापस हमने पढ़ा कौन से? इसी ईयर के जब हम इकोसिस्टम वाला, इकोलॉजी वाला जो यूनिट पढ़ रहे थे उसमें वापस स्पीशीज आ गई। तो स्पीशीज क्या होता है? कुछ नहीं, दो ऑर्गेनिज्म है जो इंटरब्रीड कर रहे हैं, जो मॉर्फोलॉजिकली क्या है, सिमिलर है या आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल बोलना ज्यादा करेक्ट नहीं रहेगा, ज्यादा सही है बोलना कि मॉर्फोलॉजिकली और मतलब फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या है, सिमिलर है ना। वेरिएशन वापस रहेंगे, बट क्या कर रही है वो? इंटरब्रीड कर रही है और क्या प्रोड्यूस कर रही है? ऑफस्प्रिंग। पर ऑफस्प्रिंग कैसे? फर्टाइल, मतलब जो खुद अगली जनरेशन को पैदा करने की क्या रखती है? क्षमता रखती है ना। तो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? स्पीशीज बोलेंगे। ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बस हो गया। चलो अगले स्लाइड पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द स्टैटिस्टिकल स्टडी। अब देखो जैसे ही स्टैटिस्टिकल स्टडी बोलोगे, अब बोलोगे मैम मतलब समथिंग टू डू विद स्टैटिस्टिक, इतना क्लियर हो गया, ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड। अब बोलोगे मैम हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है। वापस अगर बहुत बार तुमको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मतलब जब तुम कोई एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हो, या अब तो सीबीएसई बोर्ड भी एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न उठा रहा है, मतलब जब ऐसे क्वेश्चन देखोगे जहां पे तुमको लगेगा तो हमने ये इंफॉर्मेशन पढ़ी नहीं है, पर फिर भी आंसर निकल सकता है। कैसे? डिडक्शन मेथड से या डिड्यूसिंग मेथड। इसमें हम क्या करते हैं? हम वो करते हैं कि जितना इंफॉर्मेशन हमको पता है उस इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे और जो नहीं पता है बट ऑब्वियस वो आंसर हो गया। देखो कैसे, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है पॉपुलेशन ह्यूमन जेनेटिक्स। अब ये तो नाम ही बता रहा है कि पॉपुलेशन किसकी? ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में स्टडी। तो ह्यूमन जेनेटिक्स बोला है और यहां क्या बोल रहे हैं? ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में स्टडी है। उनके जीनोटाइप, जीन, जेनेटिक के बारे में कोई स्टडी का मेंशन नहीं है। तो बट ऑब्वियस ये ऑप्शन तो हो गया कैंसिल। ठीक है, चलो सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं, सोशियोलॉजी। अब सोशियोलॉजी क्या होता है? जब कोई दो ऑर्गेनिज्म के जो बीच का सोशल इंटरैक्शन होता है तो वो सब कुछ आता है सोशियोलॉजी में, या सोशल वेलबींग के बारे में जाते हैं वो आता है सोशियोलॉजी। ये तो एक आर्ट्स का सब्जेक्ट हुआ, पर यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं वो? स्टैटिस्टिकल स्टडी, मतलब समथिंग टू डू विथ स्टैटिस्टिक। ठीक है, और ह्यूमन पॉपुलेशन, पर सोशियोलॉजी में ह्यूमन पॉपुलेशन तो है पर उसका स्टैटिस्टिकल स्टडी कहाँ हुआ? तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन के हमारे चॉइस के बाहर। अब देखो बायोस्टैटिस्टिक, अब तुमको लगेगा यहाँ स्टैटिस्टिकल लिखा है, यहाँ भी स्टैटिस्टिकल है, बहुत बढ़िया, यही आंसर है। बिल्कुल गलत। क्यों? उन्होंने क्या बोला है? ह्यूमन पॉपुलेशन, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? वापस कुछ नहीं आता तो क्या करते हैं? डाइसेक्शन। तो देखो डाइसेक्शन किया वर्ड का बायोस्टैटिस्टिक का, तो बायो का क्या मतलब होता है? कोई भी चीज जो लिविंग हो, वो मोनेरन भी हो सकता है, प्रोटिस्टेंट भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है, प्लांटे भी हो सकता है, और एनिमल किंगडम का भी कोई मेंबर हो सकता है। पर उन्होंने पूछा क्या है? ह्यूमन पॉपुलेशन, और यहाँ बायो का मतलब क्या है? कोई भी चीज लिविंग, मतलब ये भी क्या हुआ? ऑप्शन से बाहर। तो बचा क्या तुम्हारा? डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्यों मैम? मैम इस टाइप का क्वेश्चन तो आने नहीं वाला, सब्जेक्टिव पेपर है, बिल्कुल सही, बट इन्हीं से हम फ्रेम करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो तुमको जब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देख रहे होगे तो वहां कोई स्टेटमेंट मेंशन किया जाएगा, डेमोग्राफिकली ये पॉपुलेशन और ये पॉपुलेशन के बारे में स्टडी की गई, और फिर कुछ लिखा रहेगा और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो घबराना मत कि डेमोग्राफी मतलब क्या है। मतलब डेमोग्राफी मीन्स व्हाट? दे आर बेसिकली स्टडीइंग द पॉपुलेशन, किसकी? ह्यूमन की।
आई बात समझ में? तो ये है इंपॉर्टेंट, इसमें अपन को याद क्या रखना है, डेमोग्राफी, जो क्या बताता है, स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, Which one out of the यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल, वापस वही टेक्निक यूज करेंगे, यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल। तो जल्दी बताओ, ऑर्गेनिज्म को हमने दो तरीके से डिवाइड किया था ऑन द बेसिस कि वो कितना टेम्परेचर टॉलरेंट पावर है। तो यूरीथर्मल मतलब क्या, जो वाइड रेंज का टेम्परेचर टॉलरेंट चेंज कर सकते हैं, मतलब मैं बोल सकती हूँ वो एक तरीके से क्या हुए, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, या फिर बताओ जल्दी दूसरा, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म का दूसरा नाम होम्योथर्मिक, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, बड़ा टेम्परेचर का चेंज को टॉलरेट कर रहे हैं, मतलब उनके अंदर कुछ ना कुछ तो एडेप्टेशंस होगा ना, कि इतना चेंज, टेम्परेचर चेंज का डिफरेंस भी वो सह कर पा रहे हैं। करेक्ट। तो जल्दी बताओ वार्म ब्लडेड को क्या बोलते हैं, जल्दी से, होम्योथर्मिक, जो क्या करते हैं, कौन सी प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, होम्योस्टैसिस। अच्छा, एक और नाम है उनका, अगर ग्राफ याद आ रहा होगा तो उसमें क्या बोलते हैं, रेगुलेटर। देखो तीनों नाम एक ही चीज को इंडिकेट करते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जैसे ही तुमने वापस, अगर सपोज करो कुछ भी नहीं याद आ रहा मैम, तो क्या करोगे, वर्ड का डाइसेक्शन करोगे। तो जैसे ही तुमने वर्ड का डाइसेक्शन किया तो तुमने देखा यूरी मतलब ट्रूथ, थर्मल मतलब टेम्परेचर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर या ट्रू टेम्परेचर, मतलब बड़े टेम्परेचर के जोन में आराम से रह सकते हैं, आराम से चिल आउट कर सकते हैं। जल्दी बताओ इसमें कौन आते हैं, दो लोग मैम, कौन, लोग नहीं मतलब दो बड़ी बड़ी कैटेगरीज आती है, कौन सी, एक है तुम्हारी एव्स, चिड़िया, और दूसरी कौन सी आती है, मैमलिया। ठीक है, तो ए दोनों कौन सी कैटेगरी में आती है, यूरीथर्मल, या फिर हम बोल सकते हैं वार्म ब्लडेड, या फिर हम बोल सकते हैं रेगुलेटर, या फिर होम्योथर्मिक। देखो एक ही चीज है, चार नेम है, तो चारों नाम याद रखने हैं। अब इसी का उल्टा, इसी का ऑपोजिट कौन चलता है, स्टेनोथर्मल। स्टेनो मतलब क्या होता है, नैरो, बहुत छोटा। उन्होंने बोला जरा सा टेम्परेचर तुम चेंज करो, हम अभी यहां से निकल लेंगे मतलब ऊपर निकल लेंगे, है ना, क्योंकि उनको सहन ही नहीं होगा, उनकी बॉडी उस तरह से डिजाइन ही नहीं है। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड। तो कोल्ड ब्लडेड का एक और नाम पोइक्लोथर्मिक, एक और नाम कॉन्फॉर्मर्स। देखो सारे नाम तुम्हारे बुक में अलग अलग जगह दिए हुए हैं, पर सारा नाम एक ही चीज को इंडिकेट करता है। अब बताओ जल्दी, अगर मैंने बोला कि तुम्हारे यूरीथर्मल में कौन आता है, बर्ड्स एंड मैमल्स, तो बाकी जो भी कुछ बच गए, जैसे याद करो मैंने बताया था, अगर तुम लोग के घर में किसी के पास मछली पाली है ना, एक्वेरियम है घर पे, तो तुमने देखा होगा जरा सा टेम्परेचर चेंज हुआ, वो मछली बोलती इतना टेम्परेचर तो मैं सहन नहीं करूंगी, मैं तो निकल रही हूँ, और वो मर जाएगी अल्टीमेटली। तुम बोलोगे अरे बेचारी मछली मर गई, अब तुमको रीजन ही नहीं पता। कैसे रीजन नहीं पता, अब तो पढ़ रहे हो। क्या है मछली, कुछ और नहीं बल्कि क्या है, स्टेनोथर्मल। तो उनके पास टॉलरेंस पावर बिल्कुल भी नहीं है, जरा सा टेम्परेचर चेंज हुआ तो वो हमेशा के लिए क्या हो जाएंगी, खत्म, बिकॉज हम टेम्परेचर टॉलरेट नहीं कर सकते। अब देखते हैं, हमने पूरा रिवाइज कर लिया, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है विच वन आउट ऑफ द यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल स्पीशीज इज लाइकली टू सर्वाइव इंक्रीज ग्लोबल टेम्परेचर। मतलब बताओ इन दोनों में से कौन सी स्पीशीज जैसे ही ग्लोबल मतलब ग्लोबली टेम्परेचर बढ़ेगा तो सर्वाइव कर पाएगी। अरे तो नाम में ही बता दिया है, यूरीथर्मल। देखो आंसर, तो यूरीथर्मल स्पीशीज क्यों, दे कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। आई कहानी समझ में? चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, how do animals like fish and snails avoid summer related unfavorable condition? अब वो बोल रहे बताओ fish and snail summer related problem। अब बताओ जल्दी, समर में क्या होता है मैम, आम आते हैं, ये नहीं पूछती हूँ, खाने पीने की बातें शुरू कर देते हो। मैं खाने पीने के अलावा बताओ क्लाइमेट में क्या चेंज आता है, क्या तुम्हें एकदम ड्रास्टिक चेंज दिखता है? सबसे पहले ड्राई हो जाता है, हॉट हो जाता है ना, और पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? टेम्परेचर बाहर ज्यादा हो गया। टेम्परेचर क्यों ज्यादा हो गया? क्योंकि हमारी अर्थ पास में आ गई। किसके पास में आ गई? सन के पास में आ गई। करेक्ट, तो ये तो तुमको पता है। अब देखो, तुमको अगर याद होगा हमने जब एडेप्टेशंस पढ़ रहे थे तो दो टाइप की मेजर एडेप्टेशंस में हम उसको डिवाइड करते थे। कौन से मैम? एक था फिजियोलॉजिकल, कि बॉडी में कुछ चेंज कर दिए। अब बॉडी में कुछ चेंज कर दिए मतलब कैसे? या तो हमने क्या कर दिया, जैसे उस जगह जा रहे थे, पहाड़ कूदने वाली जगह जा रहे हैं, तो हमने अकमटाइज कर लिया, थोड़ी देर वेट कर लिया, बॉडी ने क्या प्रोड्यूस कर लिया, आरबीसी प्रोड्यूस कर लिया, हम सेटल डाउन हो गए। बोला भैया हमारी बॉडी तैयार है, फिजियोलॉजिकल अडेप्ट हो गई। दूसरा
बताओ कैसे एडेप्टेशन है। या तो हो सकता है कि हमने अपना बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने का एडेप्टेशन दिखा है, जिसमें कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म आते हैं। अब कोई ऑर्गेनिज्म बोल रहा है, या फिर याद करो जब हमने कैंगरू रैट पढ़ा था, उसने भी एक फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन किया था। क्या मैम? लूप ऑफ हेनले। याद करो, यूरिकोटेलिक वो शिफ्ट हो गए थे सबके सब। ठीक है, अब बोलोगे मैम ये तो याद है। अब जो एनिमल ये ना कर पाए, उनके पास ऑप्शन नंबर बी है, क्या? वहां से भाग लो या वहीं पे सो जाओ हमेशा के लिए। हमेशा के लिए नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो भाग लो मतलब क्या? माइग्रेशन। जल्दी बताओ, माइग्रेशन कितने टाइप का है? 2 टाइप का है। इमिग्रेशन मतलब आ गए, एमिग्रेशन मतलब चले गए, क्योंकि भागना ही ऑप्शन बचा। अब बोलोगे मैम कुछ एनिमल है जो भाग भी नहीं सकते बेचारे, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम बिहेवियर एडेप्टेशन करेंगे, अपने बिहेवियर में कुछ चेंज करेंगे। एक काम करते हैं, हम सो जाते हैं, है ना। तो सो जाते हैं मतलब क्या? अगर गर्मी में सोने लगे तो उसको क्या बोलेंगे? एस्टिवेशन। ठंड में सोने लगे तो क्या बोलेंगे उसको? हाइबरनेशन। तो तुम लोगों को ना एस्टिवेशन करना है ना हाइबरनेशन करना है, सिर्फ जगना है और पढ़ना है। ठीक है, ओके। तो अब बताओ, अब बोलोगे मैम पर ये सो क्यों रहे हैं? इसलिए सो रहे हैं क्योंकि उनके पास क्या नहीं है, उनके सेल्स में टॉलरेंस पावर नहीं है, टॉलरेशन पावर नहीं है। तो वो क्या करेंगे? वो बोलेंगे कोई बात नहीं, हम सो जाते हैं, हमारा सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जो सेलुलर एक्टिविटी है, उसको स्लो डाउन कर देते हैं या कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर देते हैं। अब बोलोगे मैम वो सेल मरेगा नहीं क्या? सस्पेंड मतलब खत्म नहीं कर दिया है, बहुत स्लो रेट कर दिया है। इतना स्लो रेट कि उस सेल की कोई डिमांड ही नहीं आएगी, और जो बेसिक डिमांड रहेगी वो लेगी सांस रहना। तो वो तो ऑर्गेनिज्म ले रहा है ना, बस नींद में है। आई बात समझ में? तो अब देखते हैं, वही वो उन्होंने पूछा है। तो स्नेल्स एंड फिशेस गो इनटू एस्टिवेशन टू अवॉइड समर रिलेटेड अनफेवरेबल कंडीशन बाय सस्पेंडिंग देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जब जगोगे ही नहीं तो तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा, तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा, तो एनर्जी लेने की भी इच्छा होगी ही नहीं। तो फिर बेस्ट क्या है? सो लो, समाधि ले लो, है ना। पर समाधि में इंसान मर जाता है, हम समाधि नहीं दिलवा रहे, इनको क्या करवा रहे? नींद करवा रहे। सो जाओ, थोड़ी देर के लिए सो जाओ, है ना। बेसिकली जैसे कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सो गए, तो ये 6 महीने के लिए नहीं सो रहे, ये एक सीजन के लिए सो रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आया? एक कौन सी कैटेगरी? एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन। तो गर्मी में जो होगा, हॉट ड्राई कंडीशन को अवॉइड करने के लिए, समर्स को अवॉइड करने के लिए आया तुम्हारा एस्टिवेशन, और ठंड को अवॉइड करने के लिए आया हाइबरनेशन। तो एस्टिवेशन का तो एग्जांपल तुमने पढ़ लिया, फिशेस, स्नेल्स, इनफैक्ट फ्रॉग्स भी उसी में आते हैं, टोड्स उसी में आते हैं। अब बताओ जल्दी से, हाइबरनेशन का एग्जांपल नहीं याद आ रहा? पोलर बियर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, Why are herbivore, अब herbivore बोल रहे हैं, considered similar to predators in the ecological context। वो बोल रहे हैं कि बताओ, herbivore तो हम वो बोलते हैं कि जो क्या खाते हैं? जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। ठीक है, वो बोल रहे हैं बताओ ये प्रीडेटर जैसे कैसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तुमने तो कीवर्ड अंडरलाइन की। अब प्रीडेटर मतलब क्या होता है? एक ऐसा रिलेशनशिप जहां पे एक ऑर्गेनिज्म को फायदा है और दूसरा क्या हुआ? नुकसान में, इतने नुकसान में कि वो निकल लिया। याद करो, मैं बताया था। तो अब सपोज करो एक बकरी है, ठीक है, बकरी जा रही है, वहां पे कुछ घास लगी हुई, कुछ बुशेस लगी हुई है, उसने घास खा ली, घास जड़ से ही उखड़ के खत्म हो गई, तो हुई ना खत्म। तो एक ऑर्गेनिज्म जो बेसिकली तुम्हारी बकरी थी उसको हुआ फायदा, और जो घास, वो तो घास मतलब ग्रास है ना, वो तो हुई खत्म, तो खत्म ही हो गई। तो एक ऑर्गेनिज्म को फायदा, दूसरा ऑर्गेनिज्म को नुकसान, इतना नुकसान कि वो फिनिश ही हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्रेडेटरिज्म। सिमिलरली अब अगर वो छोटे से बेरीज या बुशेस को ही खा खा के खत्म कर रही है, तो वो बुशेस तो खत्म हो गई ना, वो तो अब रही ही नहीं, कुछ उसका बचा खुचा भी नहीं रहा, पूरा खत्म करे। तो एक टाइप का क्या हुआ? हर्बीवोर। एक टाइप का हुआ ये प्रेडेटरिज्म। ठीक है, अब हमने बकरी को खा लिया, सपोज करो, इंसान तो कुछ भी खाता है, सांप से लेके बिच्छू से लेके पता नहीं क्या क्या चीजें खाता है। ओके, कभी कभी ज्यादा दिमाग भी खा लेता है ना। ओके, तो अब जोक्स अपार्ट, तो ये सब क्या हुआ? तो उस केस में तुमने अगर बकरी को, तुमने मतलब एक ह्यूमन ने बकरी को खा लिया, तो वो भी क्या हुआ? ह्यूमन ने बकरी को खत्म ही कर दिया। तो ये कैसा रिलेशनशिप हुआ? प्रेडेटरिज्म, जहां पे एक ऑर्गेनिज्म को फायदा है और दूसरा नुकसान में,
मतलब खत्म ही हो गया। जनरली जब भी हम प्रेडेटर बोलते तो हम तुम्हारे दिमाग में एक ही एग्जांपल याद आता है, बताओ कौन सा? मैम डियर एंड लायन, बस वही जो बचपन से रटते आ रहे हो वही बोलोगे। अरे इतने सारे एग्जाम्पल है। तो हर्बीवोर भी एक टाइप का क्या हुआ? प्रेडेटरिज्म, क्योंकि तुम उस, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि अगर तुम कोई फ्रूट खा रहे हो या वेजिटेबल खा रहे हो तो उसको हम प्रेडेटरिज्म कंप्लीटली नहीं बोल सकते, पार्शियल प्रेडेटरिज्म हुआ। क्यों? जब भी तुम कोई फ्रूट खा रहे हो या वेजिटेबल खा रहे हो तो वो पेड़ थोड़ी ना मरा है। प्रेडेटरिज्म में क्या हो, हाँ पेड़ को नुकसान है, पर वापस अगर तुमने ध्यान से ग्रेड 11th में या टर्म 1 में जब फ्रूट का पर्पस ही पढ़ा होगा तो फ्रूट के अंदर क्या होता है? सीड। तो सीड का क्या करना रहता है प्लांट को? डिस्पर्सल। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म उस फ्रूट को खाएगा उसके अंदर की बीज को फेंक देगा, फेंकेगा तो सीड जर्मिनेट होगी। तो कुछ आई कहानी समझ में? जब तुम कंप्लीटली उस प्लांट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, यस यू विल कंसिडर इट एज प्रेडेटरिज्म। बट अगर तुम उस प्लांट के फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को खा रहे हो जो एडिबल पार्ट खुद प्लांट ऑफर कर रहा है तुमको, क्योंकि प्लांट ये सोच के चल रहा है जैसे तुम खाओगे तुम उसको सीड फेंक दोगे यहाँ वहां और उससे नया प्लांट उग आएगा, तो उसको हम पूरा कंप्लीट प्रेडेटरिज्म के अंडर नहीं ले सकते, क्योंकि प्लांट तो वहीं का वहीं है। वो तुमने तो वो पोर्शन खाया है जो खुद प्लांट ऑफर कर रहा है। आई कहानी समझ में? पर हाँ अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि जैसे घास खाई जा रही है या पूरा हर्ब एंड श्रब या कोई छोटा सा प्लांट पूरा ही खा लिया उस हर्बीवोर ने, तो यस इट इज अ काइंड ऑफ प्रेडेटरिज्म। अब हमने बोल दिया, अब देखते हैं आंसर। हर्बीवोर आर कंसिडर्ड सिमिलर टू प्रेडेटर बिकॉज क्यों दे ट्रांसफर द एनर्जी। अब देखो ये हमको पता चल गया खा रहे। तो एक बात बताओ, अगर तुमको याद होगा एनर्जी पिरामिड में तो प्रोड्यूसर का काम हो क्या होता है? जो सबसे नीचे आता है ट्रॉपिक लेवल के, मैम प्रोड्यूसर वो होता है जो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किस में? केमिकल एनर्जी में। ठीक है, अब यही केमिकल एनर्जी जो ग्लूकोज के फॉर्म में है, जिसमें ग्लूकोज के अंदर जो एटीपी रखा हुआ है, ये हमको अपने ऊपर वाले लेवल पे ट्रांसफर करना है। मतलब बेसिकली इसका तो कंजम्पशन जरूरी है, तो इसको जिसने कंज्यूम किया उसको हम क्या बोलते थे? प्राइमरी कंज्यूमर। याद आया? ओके जिसमें बेसिकली कौन आते थे? तुम्हारा हर्बीवोर आया करता था, फिर उसके ऊपर आएगा तुम्हारा सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर आएगा टर्शियरी कंज्यूमर, और डीकंपोजर तो कहीं भी आ सकता है, क्योंकि जो भी लेवल का ऑर्गेनिज्म मर गया, डीकंपोजर ने बोला कोई बात नहीं, हम तो हर चीज को साफ सफाई करने के लिए हम एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, हम पीछे हर चीज क्या कर देंगे? डीके एंड डीकंपोज। अब देखो जब कंज्यूमर, जो प्राइमरी कंज्यूमर है जो तुम्हारा हर्बीवोर है, उन्होंने जब प्रोड्यूसर को खाया तो क्या ट्रांसफर हुआ? तुम्हारी एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। कौन सी? जो केमिकल एनर्जी प्लांट्स ने सन से ली थी, कन्वर्ट की थी, वही एनर्जी कहाँ गई? ऊपर गई। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है दे ट्रांसफर एनर्जी फिक्स्ड बाय प्लांट टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ कार्निवोर। दे ऑल्सो मेंटेन प्लांट प्रोडक्शन अंडर कंट्रोल। याद करो जो भी ट्रॉपिक लेवल जिसके भी ऊपर है उसका दो पर्पस है। पहला पर्पस नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल से एनर्जी अपने पे लाना और अपने ऊपर वाले को देना। ठीक है, ऊपर वाले को देना मतलब ऊपर जो बैठा है वो नहीं, ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल को देना। ठीक है, दूसरा क्या पर्पस है कि जो नीचे बैठा है उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखना। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? हमने यही काटना शुरू कर दिया जो सबसे बेस है हमारे एनर्जी चेन का। तो जब ये हमने काटना शुरू कर दिया, डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट कर दिया, तो ऊपर वाला भी इफेक्ट होगा, उसके ऊपर वाला भी, उसके ऊपर वाला भी, और कहीं ना कहीं किस कैटेगरी में? तो हम प्राइमरी कंज्यूमर ही हैं। जो प्लांट के प्रोडक्ट हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं तो हम तो प्राइमरी कंज्यूमर कैटेगरी में ही आते हैं। तो सोचो हम एक चीज को हटा रहे हैं और क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं? एनर्जी साइकिल, दूसरा न्यूट्रिएंट साइकिल, तीसरा ऑक्सीजन साइकिल, चौथा पूरा ये एनर्जी साइकिल तक डिस्टर्ब हो रहा है। आई कहानी समझ में? चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 9, Why do cattle avoid browsing on calotropis plant? वो बोल रहे हैं बताओ, कैटल मतलब गाय, भैंस, बकरी, जो भी हैं जितनी भी चीजें, वो इस प्लांट पे देखा होगा तुमने बहुत सारी जगह रिलीजियस पर्पस से ये प्लांट यूज होता है। तो कैलोट्रोपिस नाम है इसका, पूरा नाम जल्दी बताओ। कैलोट्रोपिस बेलेडोना। तुम्हारी बुक में डायग्राम भी दिया है और लिखा भी हुआ है बहुत अच्छे से, तो इसको अपन को याद करना है कि ये पेड़ कैसे दिखता है और इसका साइंटिफिक नेम क्या है। अब बताओ इसमें क्या खास बात है? मत पढ़ो क्वेश्चन, पूरा मत पढ़ो, आंसर मत देखो, बताओ इसमें क्या खास बात है। अच्छा ये बताओ, तुमने देखा होगा इसको तोड़ा तो हो गई, कभी ना कभी तोड़ा होगा तो क्या निकलता है? बोलोगे मैम व्हाइट व्हाइट कलर का कुछ दूध जैसा निकलता है। करेक्ट, वो दूध नहीं है। पहली बात वो क्या है? एक पॉइजन है। बिल्कुल सही, एक टॉक्सिन है। अब बताओ
मम्मा क्या बोलती हैं? मम्मा बोलती है इसको कभी भी तोड़ो तो उसके वाइट वाली चीज को अपने हाथ पे टच मत होने दो, या गलती से उसको अपने अंदर नहीं करना है, उसको अच्छे से वॉश करके आना है। क्यों? क्योंकि मम्मा को भी पता है जो वाइट वाली चीज है जिसको हम लेटेक्स बोलते हैं, या नॉर्मल में कोई भी वाइट चीज कोई भी प्लांट अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो मेजॉरिटी 90% चांस रहते हैं कि वो एक टॉक्सिक रहेगा। अब बताओ, बोलोगे मैम पर ये टॉक्सिन जमा करके क्यों रखा है प्लांट ने? खुद बताओ क्यों? क्योंकि एक टाइप का क्या है, एडेप्टेशन। प्लांट ने बोला कि उसने देखा अरे यार हर कोई आके मेरे को खा के जा रहा है, फिर मैं तो अपने आप को बचा ही नहीं सकता, तो एक काम करता हूं, मैं धीरे धीरे क्या जमा करने लगता हूं अपने अंदर, एक पॉइजन। ठीक है, कैसा पॉइजन? जो कैटल ने अगर खा लिया गलती से तो क्या हो जाएगा, उसका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम शुरू, और हो सकता है एक्सट्रीम कंडीशन में मर भी जाएगा वो कैटल। अब बोलोगे मैम उस प्लांट को क्या बहुत जल्दी समझ में आ गया, एक रात में उसने वो पॉइजन सिंथेसाइज करना शुरू कर दिया? नहीं, वापस ये क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। हुआ क्या था, ओरिजिनली जब ये प्लांट इवॉल्व हो रहा होगा, किसी एक प्लांट में पॉइजन बनाने का मेटाबॉलिज्म या मैकेनिज्म आ गया। अब इसकी वो वाली भी वैरायटी थी जिसमें कोई पॉइजन था नहीं, तो जो हर्बीवोर है या जो कैटल्स है उन्होंने उसको खा लिया, इसको जैसे खाने गए मर गए। तो वो पुरानी वाली देखो, डाइवर्सिटी याद आया, डाइवर्सिटी है एक स्पीशीज में, तो क्या करवाती है, एक के पास क्या है, एक ने पॉइजन क्रिएट कर लिया खुद को बचाने के लिए, एडेप्टेशन कर लिया। अगेन एक दिन में नहीं हुआ, ये एवोल्यूशन के थ्रू एडेप्टेशन हुआ है। उसके बाद दूसरी था जिसमें पॉइजन नहीं था, तो अनफॉर्चुनेटली वो वाली स्पीशीज पूरी साफ हो गई क्योंकि सारे कैटल ने खा लिया। पर इसको खाने से कोई भी डरता है, क्योंकि डरेगा तो मरेगा, मतलब खाएगा तो मरेगा। आई बात समझ में? तो ये क्या है, पॉइजन, एक टाइप का एडेप्टेशन। ठीक है, अब जो हमको अनफॉर्चुनेटली सारी स्पीशीज दिखती हैं वो यही दिखती है क्योंकि यही बच गई, चांसेस ऑफ सर्वाइवल इसी के थे। ठीक है, चलो आंसर पढ़ते हैं। कैलोट्रोपिस प्रोड्यूस हाईली पॉइजनस, कैसा पॉइजन है, अंडरलाइन करो, लिखो कॉपी में, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, मतलब ऐसा पॉइजन जो किस पे इफेक्ट कर रहा है, उसका नाम खुद लिखा हुआ है, जो कार्डियक मतलब क्या होता है, हार्ट पे इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, विच इनहिबिट मेक द हर्बीवोर सिक व्हेन ईटन, इनहिबिट फीडिंग और डाइजेशन एंड डिस्टर्ब इट्स रिप्रोडक्शन और इवन किल द हर्बीवोर, हेंस इट इज नॉट ब्राउज्ड बाय कैटल। मतलब क्या होगा, सबसे पहले तो भैया उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा, वॉमिटिंग, डायरिया यही शुरू हो जाएगा, है ना, लूज मोशंस लगने लगे। उसके बाद डिस्टर्ब्स क्या करेगा, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी इफेक्ट करेगा, और एक्सट्रीम कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो कैटल अनफॉर्चुनेटली मर जाएगा। तो उसने क्या किया, पॉइजन, उसने बोला अब खा के दिखाओ मेरे को, मैंने क्या कर लिया, एडेप्ट कर लिया है टाइम के साथ। आई कहानी समझ में? चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डज, चलो पहले तो ये क्वेश्चन पढ़ने के पहले याद रखो, जो भी क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे स्पेशली ऐसे ग्राफ वाफ कुछ बना होता है ना, सीधा सीधा ये क्वेश्चन जाएगा दो सेक्शन में। कहाँ पे मैम? या तो वो जाएगा बी में रीजनिंग के फॉर्म में जाके, या तो जाएगा वो सेक्शन सी में केस स्टडी क्वेश्चन बेस में। अभी जो प्री बोर्ड्स जो सहोदय से आए थे उन्होंने क्या किया, ये पूरा ग्राफ नहीं दिया, उसका सिर्फ एक ग्राफ दे दिया, ये वाला, और पूछा बताओ ये कौन सा ग्राफ है, जो पिक्चर तुम देख रहे हो इसमें ये ग्राफ क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, बाकी कुछ नहीं पूछा। उन्होंने सिर्फ एक ग्राफ दे दिया, कौन सा, जो ब्लू वाला है। अब तुमको बताना पड़ा कि ब्लू वाला कौन सा कर्व शो करता है, इसका मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो याद रखो जितने भी तुम्हारे बुक में ग्राफ्स बने हैं, पिक्चर्स बने हैं, वो दो जगह सीधे सीधे पुट होंगे। पहला होगा केस स्टडी बेस में, उसके अंदर उसके सब पांच क्वेश्चन रहेंगे, या फिर वो चले जाएंगे तुम्हारे रीजनिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पूछेंगे बताओ ये क्या दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, कैसे दिखा रहा है, और सब कुछ। या फिर अगर 1 मार्क की वैल्यू है उस पर्टिकुलर ग्राफ की तो उसको उठा के रख देंगे वो सेक्शन ए में। इसलिए जिस भी एरिया में बुक में तुम्हारे ग्राफ्स दिए हुए हैं, पिक्चर्स दिए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें, देखते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिफाइन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। देखो याद करो, मैंने बताया था जो भी चीज डिफाइन में आ रही है सीधे सीधे कहा जाएगी, वो सेक्शन ए में 2 मार्कर में।
वापस पॉपुलेशन क्या है, पढ़ के रखा है मैम, बताओ जल्दी क्या है। स्पीशीज है, एक पर्टिकुलर जगह पे रह रही हैं और उनका नंबर है, मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल, उसी को क्या बोलेंगे, ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज, पॉपुलेशन बोलेंगे। अगर वही एक पर्टिकुलर एरिया में रहने लगी तो क्या बोलेंगे उसको हम, पॉपुलेशन डेंसिटी। पर उन्होंने क्या पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा है, नहीं, यही तुम्हारी मेजर गड़बड़ हो जाती है। पूछते क्या है, लिख के क्या आते हो। तो पॉपुलेशन क्या है, देखो, अ पॉपुलेशन इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज। यहां तक लिखोगे सही है। अगर लिख दिया इन अ गिवन एरिया इन अ गिवन टाइम, वो पॉपुलेशन डेंसिटी बन जाएगा, वो नहीं लिखना है, ठीक है। पर अपन को याद रखना है क्योंकि वो क्या करते हैं, पॉपुलेशन भी पूछते हैं एंड पॉपुलेशन डेंसिटी भी पूछते हैं। और तुम लोग क्या करते हो, कोई एक ही डेफिनेशन लिख के आते हो और बोलते हो अप 2 मार्क्स मिलेंगे पूरे। कैसे मिलेंगे, लिखोगे ही गड़बड़। देखो सेकंड पोर्शन क्या है उसी का, कम्युनिटी। तो जल्दी बताओ कम्युनिटी क्या है, वही पॉपुलेशन अब एक पर्टिकुलर जगह की इंटरैक्ट कर रही है आपस में, दूसरी जगह की इंटरैक्ट कर रही है आपस में, इन्हीं दोनों को अब मैंने क्या बोलने लगा, कम्युनिटी। जैसे याद करो मैंने एक्सप्लेन करते समय भी बताया था, तुम्हारी कॉलोनी की एक कम्युनिटी हुई, तुम जहाँ स्कूल जाते हो वो एक कम्युनिटी हुई, हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की एक टीम की एक कम्युनिटी हुई। याद करो कम्युनिटी पोस्ट होता है कि नहीं, क्योंकि वो कम्युनिटी का मतलब ही यही कम्युनिटी है कि ऐसे लोग, एक पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया की जो क्या कर रही है, इंटरैक्ट कर रही है। चलो देखते हैं। इन बायोलॉजिकल टर्म अ कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म शेयरिंग एन एनवायरमेंट, और इंटरैक्टिंग किसका, ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। अब बताओ अगर यही इंटरैक्शन बढ़ने लगा किसके साथ, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर में, तो उसको क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम। तो समझ में आए, तो 4 चीजें तुम्हारी डिफाइन में स्ट्रेट अवे जाएंगी। कौन कौन सी मैम, इस चैप्टर में से पॉपुलेशन, कम्युनिटी, उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी जो मैंने लिखा है, और एक और क्या जा सकता है तुम्हारे डेफिनेशन में, तुम्हारा जा सकता है इकोसिस्टम भी। इकोसिस्टम भी जा सकता है, वो बायोम्स करके भी पूछ सकते हैं। तो घबराना नहीं है, सब पढ़ा हुआ है और सारा का सारा कितने मार्कर का है, 2 मार्कर बस। या फिर वापस वही केस स्टडी आ गया और अगर उन्हें सब पार्ट्स में डाल दिया तो अलग बात है, ठीक है। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, चलो तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, egrets are often seen along the grazing cattle. How do you refer to this interaction? Give reason. अरे बाबा जैसे ही egrets बोला क्या याद आ गया मैम, बस वही, कौन सा, भैंस जा रही है, चल रही है भैंस, गाय चल रही है, बकरी चल रही है और उसके ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई है। वो जनरली चिड़िया कौन सी रहती है, व्हाइट कलर की चिड़िया रहती है, ऐसा वाला है ना, क्या रहती है वो, ईग्रेट। अब बताओ किस टाइप का रिलेशन है, ये है कमेंसलिज्म का रिलेशन। याद करो जब भी, अब देखो तुमको आंसर पढ़ो ही मत, क्या करो जैसे तुमने क्वेश्चन पढ़ा तुम्हारा ऑटोमेटिक क्लिक होना शुरू हो जाएगा। तो ईग्रेट पढ़ा, गाय भैंस पढ़ा, मतलब कैटल्स पढ़ा, तो क्या याद आ रहा है, वही गाय चल रही है, एकदम चलते चलते एंजॉय कर रही है क्योंकि उसकी तो पार्टी हो रही है। बट जब वो चल रही है तो वो पैर रख रही है, पैर किस पे रख रही है, घास पे रख रही है। वहां के जितने भी कीड़े थे क्या करने लगे, उड़ने लगे। अब उड़ के फ्री में कौन खा रहा है उसको बैठ के, क्योंकि उतनी मेहनत कम करनी पड़ रही है, किसको, ईग्रेट को। तो कैसा रिलेशनशिप हुआ, कमेंसलिज्म। क्या है ये रिलेशनशिप, जिसमें एक को फायदा है, किसको, चिड़िया को। क्या फायदा है मैम, अरे मेहनत नहीं करनी है, बैठे बिठाए खाना आ रहा है, उड़ते उड़ते आ रहा है, सिर्फ जाके ऐसे कैच करना है, ठीक है। और दूसरा ऑर्गेनिज्म, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कौन है वो ऑर्गेनिज्म, हमारी गाय, हमारी भैंस, है ना, क्योंकि उनको क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो अपने एकदम उल्टे दुलते चल रही हैं। देखो तो वही आंसर लिखा है, गिव रीजन, यही पूछा है। तो कैसा है ये रिलेशनशिप, कमेंसलिज्म। अब इसी को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। एन ईग्रेट मूव द कैटल स्टिर अप एंड फ्लश आउट फ्रॉम द वेजिटेशन द इंसेक्ट्स which otherwise might be difficult for the egret to find and catch. Thus, the egret are benefited while the cattle are neither benefited nor harmed. याद करो जो तुम्हारे एनसीईआरटी में टेबल है उसमें लिखा हुआ है कमेंसलिज्म के सामने प्लस एंड जीरो, क्योंकि प्लस में कौन है, हमारी ईग्रेट है भैया, और जीरो में कौन है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, हमारी कैटल्स हैं, ठीक है। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन
फिनोटिपिक एडेप्टेशन, अब देखो इसमें क्या वापस अंडरलाइन करोगे, फिनोटिपिक, तो फिनोटिपिक मतलब फिनोटाइप, क्या होता है फिनोटाइप, मतलब जो भी तुम्हें फिजिकली अपीयरेंस दिख रहा है, जैसे मैम अरे मेरे बालों के कलर जो दिख रहे हैं, खुद के बालों के कलर जो दिख रहे हैं, ठीक है, तुम्हारी आंखों का कलर जो है, जो भी चीज तुम्हें मॉर्फोलॉजिकली विजिबली फिजिकली दिख रही है उसको क्या बोलेंगे हम, फिनोटिपिक एडेप्टेशन। अच्छा बताओ फिनोटिपिक एडेप्टेशन किस वजह से आया, क्योंकि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जीनोटाइप में वो चीजें लिखी हुई थी। तो फिनोटिपिक एडेप्टेशन कहां से आया, फिनोटाइप के कारण आया। फिनोटाइप कहां से आया मैम, क्योंकि अगर आज तुमको सपोज करो ये बिल्डिंग दिख रही है तो इकट्ठे ऐसी बिल्डिंग बना दी क्या, नहीं, कहीं तो जो आर्किटेक्ट था उसने ब्लूप्रिंट बनाया होगा कि नहीं। तो हमारी बॉडी का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का ब्लूप्रिंट का नाम क्या है, जीनोटाइप, करेक्ट। तो फिनोटाइप कहां से आया, जीनोटाइप से आया है। अब जीनोटाइप मतलब क्या हुआ मैम, जेनेटिक मेकअप, है ना, कौन सा मेकअप, वो फाउंडेशन वाला मेकअप नहीं, जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप मतलब क्या, अरे वापस वही देखो, ये है तुम्हारा सेल, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए, डीएनए के अंदर एक पर्टिकुलर पोर्शन है, क्या बोलते हैं उसको, जीन बोलते हैं। इसी जीन में तो लिखा हुआ है कि थोड़े से तुम पापा की तरह को दिखोगे, थोड़े से मम्मी की तरह दिखोगे, थोड़े से हो सकता है दूर वाली बुआ की तरह दिखो, नानी की तरह दिखो, नाना की तरह दिखो। तो ये सारा इंफॉर्मेशन कहाँ लिखा हुआ है, जेनेटिक मेकअप में, जो जीन में है, जिसको क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। पर जीनोटाइप खुद को एक्सप्रेस किस तरीके से करता है, फिनोटाइप की तरह। अब वो बोल रहा है बताओ फिनोटिपिक एडेप्टेशन मतलब पक्का जो तुमको ऐसा एडेप्टेशन दिख रहा है वो कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा, चेंज हुआ होगा। अब वो चेंज किस तरीके से हो सकता है, या तो उसका फिजियोलॉजिकल चेंज हुआ होगा, कैसे मैम, याद करो, अगर कोई जेरोफिटिक एनिमल है, वापस स्पॉटिंग में अभी अभी रिसेंटली करके आए हो, जेरोफिटिक मतलब ऐसे एनिमल जो ड्राई एरिड कंडीशन डेजर्ट में रह रहे, जैसे हुआ तुम्हारा कैंगरू, रैट, तो उसमें क्या एडेप्टेशन था, क्या स्पेशलिटी थी, याद करो, जल्दी नहीं याद आ रहा, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। उसके बाद बताओ जरा, लूप ऑफ हेनले में एडेप्टेशन था, क्या थी उसकी लूप ऑफ हेनले, लॉन्गर थी, क्यों, जितनी लॉन्गर लूप ऑफ हेनले रहेगी उतना रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर रहेगा, तो पानी पूरा का पूरा क्या हो गया, सेव हो गया। दूसरा बताओ, जैसे तुमने याद किया होगा वही प्लांट्स में संकन स्टोमेटा, तो ये क्या हुआ, संकन स्टोमेटा, स्टोमेटा का नंबर कम, पत्तियां है ही नहीं, फिर उसके बाद कैम्प फोटोसिंथेसिस, ये सारी चीजें याद आ रही है, तो ये क्या हुआ, फिजियोलॉजिकल पूरा एडेप्टेशन। अब कुछ एडेप्टेशन तुम उस पर्टिकुलर जगह जाओगे फिर तुम में चेंजेस आते हैं, कैसे मैम, भाई तुम गए हिल स्टेशन पे, अब हिल स्टेशन नहीं बोल सकते, जैसे तुम माउंटेनिंग करने गए, ट्रैकिंग करने गए, ये ज्यादा करेक्ट वर्ड रहेगा, तो तुमको याद अगर होगा तो हमेशा बेस कैंप पे पहले एक दिन तुमको रुकना पड़ता है। क्यों रुकना पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या कर रही है, प्रिपेयर कर रही है, किस चीज के लिए, पहाड़ चढ़ने के लिए। क्यों, क्योंकि जहां पहाड़ चढ़ोगे वहां ऑक्सीजन की क्या है, कमी, तो बॉडी ने क्या बोला, कोई बात नहीं, ऑक्सीजन कम है, हम ट्रक्स का कंटेंट बढ़ा देंगे। ट्रक मतलब क्या, हमारी बॉडी के आरबीसी, है ना, कैरियर, जो क्या कैरी करेंगे, ऑक्सीजन, किस फॉर्म में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, ठीक है, सब याद आ गया। देखो थोड़ा थोड़ा आंसर मैं 11th का भी लेके बना रही हूँ और थोड़ा थोड़ा कुछ किसी दूसरे इस यहाँ वहाँ के चैप्टर्स का भी लेके बना रही हूँ, ठीक है, तुम कर सकते हो, पर की वर्ड जरूर आने चाहिए। देखो आंसर पढ़ते हैं, तो उन्होंने पूछा है कि बताओ डिफाइन फिनोटिपिक एडेप्टेशन एंड गिव वन एग्जांपल। तो फिनोटिपिक एडेप्टेशन या फिनोटाइप एडेप्टेशन आर एक्वायर्ड नॉन जेनेटिक चेंज इन इंडिविजुअल सच एज फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन, अक्लेमेटाइजेशन और बिहेवियर चेंज। याद करो मैंने बताया था एडेप्टेशन दो टाइप का था, पहले तो या तो बॉडी में चेंज लेके आओ जो फिनोटिपिकली देख रहे हैं, वो ना हो पाया तो क्या करोगे, भग लोगे, वहां से भग लोगे मतलब क्या, माइग्रेशन, माइग्रेशन या फिर सो जाओगे, है ना, तो माइग्रेशन या तो भाग गए, इमिग्रेशन एमिग्रेशन जिसके अंडर आता है, या फिर क्या करोगे, सोने लगोगे, एकदम बोला अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, हम सो ही लेते क्योंकि हम भाग भी नहीं सकते इस जगह से, तो एस्टिवेशन और कौन सा तुम्हारा, हाइबरनेशन, ठीक है। तो देखो एक एग्जांपल देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन हैज बीन टू एनी हाई एल्टीट्यूड ऑन विजिटिंग सच एज प्लेस ही और शी मस्ट हैव एल्टीट्यूड सिकनेस। तो एग्जांपल कुछ भी दे सकते हो, तो अब इसमें क्या आया, बॉडी में चेंजेस आए, फिजिकल चेंजेस आए, फिनोटिपिक चेंजेस आए, फिनोटिपिक एडेप्टेशंस हुए, बिकॉज बॉडी डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन बट
but gradually he or she get acclimatized and stop experiencing altitude sickness. क्यों? Because उसमें RBC का नंबर हो गया है इंक्रीज। आई कहानी समझ? चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वाई इज थर्मोरेगुलेशन, वापस अंडरलाइन करो जो है कीवर्ड, यही करोगे, यही पैटर्न रखो अपने एग्जाम को सॉल्व करने का। वाई इज थर्मोरेगुलेशन मोर इफेक्टिवली अचीव इन लार्जर एनिमल देन इन स्मॉलर वन। तो पहले तो याद करो थर्मोरेगुलेशन क्या है, वापस मैम नहीं याद आ रहा, क्या करोगे? डाइसेक्शन करोगे, किसका? वर्ड्स का, तो काट दिया, ठीक है। थर्मो मीन्स टेम्परेचर, रेगुलेशन मीन जो तुम रेगुलेट कर सकते हो। तो जल्दी बताओ थर्मो रेगुलेशन कौन करता है? जो थर्मो रेगुलेटर्स होते हैं। थर्मो रेगुलेटर्स कौन होते हैं? जो वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड कौन होता है? जिसका दूसरा नाम जल्दी बताओ, वार्म ब्लडेड का दूसरा नाम होम्योथर्मिक। एक और नाम जो तुमने पढ़ा था, रेगुलेटर्स, करेक्ट। अब देखो उन्होंने बोला कि वाई इज थर्मो रेगुलेशन मोर इफेक्टिवली अचीव इन लार्जर एनिमल देन इन स्मॉलर एनिमल। ओके, यहाँ पे तुमको अगर याद आ रहा हो, जब थर्मो रेगुलेशन में पढ़ा रही थी वहां पे एक रूल पढ़ा था हमने। कौन सा रूल मैम? एलेंस रूल। क्या बोलता था वो रूल? कि पहले तो जो ठंडी वाली जगह है, कौन सा रूल मैं लिख देती हूँ, एलेंस रूल है ना। तो एलेंस रूल क्या बोलता था कि सबसे पहले ठंडी वाली जगह तुम्हें छोटे छोटे एनिमल तो मिलेंगे ही नहीं, ठीक। उसके बाद अगर मिल भी गए तो उनके जो एक्सटर्नल ईयर्स है और जो उनके लिम्स है वो क्या रहेंगे? बहुत छोटे रहेंगे। क्यों रहेंगे? यहीं से तुम्हारा आंसर बिल्डअप होगा। क्यों रहेंगे? क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा हीट लॉस। ये तो पता है। जैसे सुबह सुबह मम्मा बोलती दूध पी के जाओ, तुम बोलते छी गंदा लग रहा है, गर्म है, कुछ अपन को तो बहाना देना रहता है मम्मी को। तो मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, उनको भी पता है साइंस। उन्होंने बोला लाओ मैं डिश लेके आती हूँ, तुम्हारा पूरा मिल्क उसमें पोर करती हूँ। तो अब क्या हुआ? जैसे ही तुम डिश लेके आए तो सरफेस एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ गया तो जो हीट थी, जो उस मिल्क के अंदर हीट थी, वो हीट का क्या होने लगेगा? लॉस होने लगेगा। क्योंकि मोर सरफेस एरिया, मोर इवेपोरेशन, मोर हीट लॉस। अब इसी को यही फिट करो। उन्होंने बोला है कि बताओ जो थर्मो रेगुलेशन है वो बड़े एनिमल्स में क्यों होता है एज कंपेयर टू स्मॉलर। अब बोलोगे मैम ये आपने जो स्टेटमेंट बोला उसके अकॉर्डिंग लार्ज एनिमल मतलब बड़ा एरिया, तो बड़ा एरिया मतलब उनमें तो और हीट लॉस होनी चाहिए, तो उनमें तो कम दिखना चाहिए स्मॉलर में। हाँ, आधा सही है। क्यों? क्योंकि हमेशा जब भी हम हीट लॉस देखते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, हम उसका रेशो देखते हैं। कौन सा रेशो? जो ऊपर दिख रहा है और जो अंदर है। अब ऊपर दिख रहा है मतलब ऊपर हुआ हमारा सरफेस एरिया, ठीक, और अंदर मतलब हमने जो इस मैटर, एट द एंड हम भी मैटर ही है, हमने क्या किया? ऑक्यूपाई किया है स्पेस को, तो हमारा वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम मतलब यही जो अंदर दिख रहा है, जो 3 डायमेंशनल अंदर पूरा एरिया हमने ऐसे लेके बैठे हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। तो यही रेशो अगर ज्यादा रहा और यही रेशो अगर कम रहा, तो कम रहा तो वो थर्मो रेगुलेशन सक्सेसफुली नहीं कर पाएगा। देखते हैं चलो। हीट लॉस और हीट गेन एज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया, ये तो पता ही है। सिंस स्मॉल एनिमल हैव अ लार्ज सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम, ये अंडरलाइन करो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यही है तुम्हारी की। अगर एक इसको, इस क्वेश्चन को एक लाइन में खत्म करना है ना, टाइम नहीं है अपने पास एग्जाम में, तो ये इतनी लाइन लिख के आ जाओ, फुल मार्क्स मिल के आ जाएंगे। तो क्या है कि जो स्मॉलर एनिमल रहते हैं उनमें क्या होता है? लार्जर सरफेस एरिया, किसके कंपेयर में? उनके वॉल्यूम के कंपेयर में। मतलब वॉल्यूम मतलब बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है इतनी सी, और उसको पूरा एक्सप्रेस करने का या उसको हीट लॉस करने के लिए एरिया है इतना ज्यादा। मतलब हीट प्रोड्यूस इतनी हो रही है, प्रोड्यूस किससे हो रही है? बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर क्या है? वॉल्यूम। और लॉस कितना हो रहा है? इतना ज्यादा। तो इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव रेशो। देखो, सिंस स्मॉल एनिमल हैव अ लार्ज सरफेस एरिया, जिससे क्या होगा? ज्यादा हीट लॉस रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम। वॉल्यूम इतना सा है जो हीट प्रोड्यूस कर रही है, सो दे लॉस बॉडी हीट वेरी फास्ट। इसी का उल्टा, उल्टा किस में होगा? हम भी तो लार्जर एनिमल है, तो हम में सरफेस एरिया है कम, किसके कंपेयर में? वॉल्यूम के कंपेयर में। तो जितनी हम हीट लॉस कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा हीट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखो जरा, बट लार्जर एनिमल हैव रेशियो ऑफ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी मच स्मॉलर कंपेयर टू स्मॉल एनिमल एंड हेंस थर्मोरेगुलेशन इज देन इज मोर इफेक्टिव। सीधी सी बात है, अगर मेरा सरफेस एरिया सपोज करो इतना है, पर मैं जो वॉल्यूम है मेरा इतना है, तो सरफेस एरिया इतना है तो हीट लॉस इतना ही होगा, पर मैं हीट भी तो उससे डबल प्रोड्यूस
यूज कर रही हूँ। तो जो लार्जर एनिमल है उनमें हीट लॉस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया कम है एज कंपेयर टू वॉल्यूम। यही लिखा है, हैज अ रेशियो ऑफ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम क्या रहा है, स्मॉलर है। अब बताओ ये चीज स्मॉलर कैसे रहेगी? अगर तुमको याद होगा, मैथ्स में पढ़ा होगा, अगर कोई तुमको नंबर छोटा लेके आना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से अगर डिनोमिनेटर क्या है तुम्हारा, बड़ा है, तो ये नंबर क्या आ जाएगा तुम्हारा, छोटा आ जाएगा। ओके याद है, ये तुमने ऑलरेडी मैथ्स में पढ़ रखा है कि अगर तुमको सपोज करो ये जो x है, x की वैल्यू बड़ी लेके आनी, तो तुम क्या करो, न्यूमरेटर को बड़ा कर दो। जैसे 10/2 कर दिया तो ये कट के आया 5, तो देखो न्यूमरेटर इस केस में बड़ा आ गया। अगर इसी x की वैल्यू को तुमको छोटा लेके आना है तो न्यूमरेटर कर दो तुम सपोज 2 और इसको कर दो 10, तो अब ये देखो ये कटेगा, अब इसका आंसर चेंज हो जाएगा। तो ये तो पॉइंटर्स में आंसर चला जाएगा, क्या आएगा तुम्हारा 0.2। तो अब बताओ, यही तो बोल रहे हैं कि जो स्मॉल एनिमल है इसमें न्यूमरेटर में कौन है तुम्हारा, सरफेस एरिया, डिनोमिनेटर में कौन है तुम्हारा, वॉल्यूम। तो ये जो रेशो है इसका रिजल्ट क्या है, बड़ा, और ये जो रेशो है ये क्या है, मच स्मॉलर। देखो कितना ज्यादा अंतर दिख रहा है, एक पूरा होल नंबर है, एक डेसिमल में चला गया। ठीक है, तो जो चीज़ डेसिमल में जा रही है मतलब उसका रेशो का नंबर क्या है, कम है। तो इसीलिए जो हमारे एनिमल्स है, लार्जर एनिमल्स, उसमें क्या होता है कि कम नंबर होता है, कम रेशो होता है, तो हम क्या कर सकते हैं एफिशिएंटली, थर्मो रेगुलेशन। चलो हो गया क्लियर। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर स्कैरसिटी एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल। अरे ये भैया ये तो तुम ऑलरेडी प्रैक्टिकल में करके आए हो, जल्दी बताओ। स्कैरसिटी ऑफ वाटर मतलब क्या, जीरोफिटिक कंडीशन आ गई, एक्सट्रीम कंडीशन आ गई, बस इसी में तुमको लिखना है क्या, एडेप्टेशंस लिखने हैं। अब देखो ये आंसर तुम अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। अच्छा ये बताओ कि जहां भी टेम्परेचर ज्यादा है और वाटर की स्कैरसिटी है, तो तुम्हारा एग्जाम्पल कौन कौन आया, तुमको एग्जाम्पल के साथ लिखना है। तो तुम कैंगरू रैट का भी एग्जाम्पल दे सकते हो, तुम तो जो तुम्हारा ओपुंशिया हुआ उसका भी एग्जाम्पल दे सकते हो। ओपुंशिया मैम, कैक्टस बाबा अभी स्पॉटिंग में करके आए हो, कैसे भूल गए। ठीक है, अब देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन और वाटर स्कैरसिटी एंड द एडेप्टेशन ऑफ एनिमल। अब एनिमल पूछा इसलिए अपन को ओपुंशिया नहीं लिख रहे हैं, अपन किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, या तो कैंगरू रैट पे या तो फिर कैमल पे। अब तो उन्होंने इन जनरल पूछा है, अब हम एग्जाम्पल को मतलब क्वेश्चन को सपोर्ट करने के लिए, आंसर को सपोर्ट करने के लिए एक कोई पर्टिकुलर ले सकते हैं, पर जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जहां पे उन्होंने ऑर्गेनिज्म का नेम मेंशन नहीं किया है तो हमको इन जनरल आंसर लिखना है। अच्छा ये बताओ, इन जनरल में सबसे बड़ी चीज, हमें पानी है ही नहीं तो पानी को बचाना है। तो जल्दी याद करो, 11th ग्रेड में तुमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर पढ़ा था, 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म रहते हैं ऑन द बेसिस कि वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या रिलीज आउट कर रहे हैं। भूल गए, नहीं याद आ रहा तो सुनो ध्यान से। कौन कौन से होते हैं मैम, नहीं याद आ रहा, 3 टाइप के थे। पहले वाले को क्या बोलते थे, जल्दी बताओ। पहले वाले को बोलते थे अमोनोटेलिक, क्योंकि वो क्या एक्सक्रीट आउट करते थे, अमोनिया, NH3। अब बताओ अमोनिया कैसा प्रोडक्ट है, बहुत पॉइजनस प्रोडक्ट है। इसको क्या चाहिए रिलीज आउट करने के लिए, बहुत सारा पानी। तो ऑर्गेनिज्म ने बोला जब ये जो इतना पॉइजनस प्रोडक्ट निकल रहा है, अब बोलोगे मैम पॉइजनस प्रोडक्ट कहाँ से आया, अरे वापस बॉडी में जितना भी प्रोटीन डिग्रेड होता है वो किस फॉर्म में निकलता है, अमोनिया के फॉर्म में ही फर्दर डिग्रेड होता है। याद आया गया कुछ। ठीक है, देखो तो अमोनिया रिलीज हुआ, तो ये ऑर्गेनिज्म अमोनिया कब निकाल सकता है, जब उसके पास बहुत पानी हो। तो इतना पानी चाहिए, तो ऑर्गेनिज्म ने बोला जान दो अपन एक काम करते हैं, पानी में ही रह लेते हैं, है ना। तो ये ऑर्गेनिज्म कौन सी कैटेगरी में आए, फिशेस, जो भी एक्वेटिक पानी में रहते हैं, मतलब एक्वेटिक एनवायरमेंट में रहते हैं, वो क्या एक्सक्रीट आउट करते हैं, अमोनिया। क्यों, क्योंकि उनके पास ढेर सारा पानी में ही रह रहे भैया, पानी लो बॉडी के अंदर रखो और अमोनिया को बाहर निकाल दो, पानी की तो कमी ही नहीं है। वापस हर जगह कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो भूलना नहीं है उसको। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक। याद आ गया, चलो दूसरा बताओ। दूसरा होता है यूरिया, जो एक्सक्रीट आउट करते हैं। आप बोलोगे मैम यूरिया कहाँ से आया, देखो हुआ क्या कि कुछ ऑर्गेनिज्म ने बोला भैया हम इतने पूरे टाइम पानी में नहीं रह सकते, हम तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, मतलब पानी पी सकते हैं पर पानी के अंदर थोड़ी ना रह सकते, जैसे हम इंसान लोग। ठीक है, हम स्विमिंग करने जाएंगे, नहाने जाएंगे, थोड़े टाइम पास करके आ जाएंगे वापस, पर पूरे टाइम थोड़ी ना पानी में रह सकते। तो अब बॉडी ने बोला कि अब कैसे ये प्रॉब्लम सॉर्ट की जाए, तो लिवर ने बोला कोई बात नहीं, मैं
हूं ना, ठीक है, तो मैं हूं, ऐसे नहीं, मैं हूं ना, ठीक है। तो लिवर ने बोला अपन एक काम करते हैं, जो अमोनिया है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, लेस पॉइजनस सब्सटेंस में, और लेस जो पानी की क्वांटिटी कम मांगता है, तो लिवर कन्वर्ट करता है अमोनिया को किस में, यूरिया में। अब यूरिया को कम पानी चाहिए एज कंपेयर टू अमोनिया, तो हमने कोई बात नहीं, हमने 5-6 लीटर पानी पी लिया, अब उससे निकल गया यूरिया बॉडी के बाहर। तो जो एनिमल यूरिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक, जिनमें हम आते हैं। अब बताओ, सपोज करो किसी एनिमल ने बोला भैया पानी के अंदर रहना, बाहर इतना तुम्हारे जैसा पानी भी नहीं पी सकते, हमको तो पानी ही नसीब नहीं होता। बेसिकली वो कौन सी कैटेगरी में आ रहे, स्कैरसिटी, वाटर स्कैरसिटी वाली कैटेगरी में आ रहे। अब हम क्या करें, तो उनकी बॉडी ने बोला कोई बात नहीं, मैं हूं ना, क्या, अब उसने बोला क्या करेंगे, हम इस यूरिया को भी कन्वर्ट कर डालेंगे किस में, यूरिक एसिड में। तो यूरिक एसिड को तो और कम पानी लगता है, तो जो ऑर्गेनिज्म ज़ेरोफिटिक कंडीशन में आते हैं या रहते हैं वो क्या एक्सक्रीट आउट करते हैं, यूरिक एसिड, मतलब जिनको पानी नहीं मिलने वाला है या ऐसी जगह रह रहे हैं, ऐसे हैबिटेट में रह रहे हैं जहाँ पानी की स्कैरसिटी है, तो वो क्या एक्सक्रीट आउट करेंगे, यूरिक एसिड। इनको क्या बोलेंगे, यूरिकोटेलिक। अब याद आया, सब पहले पेज में ही दिया हुआ है तुम्हारे 11th की बुक में, ठीक है। तो अमोनिया जो एक्सक्रीट आउट करते हैं अमोनोटेलिक, यूरिया जो एक्सक्रीट आउट करते हैं यूरियोटेलिक, और जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करते हैं यूरिकोटेलिक। यही तो पूछा है, चलो देखते हैं। High temperature and water scarcity mean that an animal living in those conditions has to preserve as much as water as possible. Most of the animal do this by developing, देखो अब ये रहा point 1, by developing hard scaly skin which prevent water loss. सबसे पहले तो भैया जैसे प्लांट्स ने अपने में चेंज किया था, क्यूटिकल बढ़ा दो, लीव्स को हटा दो। अब हम ऐसे तो नहीं कर सकते, हाथ हटा दो, लिम्स है, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो जो एनिमल से उन्होंने क्या बोला, एक काम करते हैं, लिम्स को वहीं रहने दो, इसके ऊपर क्या कर देते हैं, स्किन ले आते हैं। स्किन कैसी रहेगी, स्केली रहेगी, मतलब कम से कम वाटर का लॉस होगा, ठीक है। स्केली skin which prevent water loss. Further, most of the animal living in dry condition use uricotelic mode of excretion. ये हुआ point number 2. This help in preventing further water loss. Many exothermic animals from reptilia thrive in high temperature because they regulate their body temperature by exothermic means. आई क्या कहानी समझ में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे जाए जहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं दिया है, तो तुमको इन जनरल पहले ये आंसर तो लिखना है, उसमें भी से भी जो मैंने अंडरलाइन किया है वो तो लिखना ही है, बाकी हुआ तुम्हारा ग्रामर, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए। अब अगर चाहो तो एग्जाम्पल करके अपना कोई एग्जाम्पल देके उसमें आंसर बिल्डअप कर सकते हो। तो इतना आया समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो है तुम्हारे कीवर्ड्स, ठीक। चलो, और यहाँ पे होता है तुम्हारा ये चैप्टर खत्म। तो क्या करेंगे हम जाएंगे वापस वेबसाइट पे, लॉगिन करेंगे, लॉगिन मतलब टाइप करेंगे, एंटर दबाएंगे तो हमारा मैग्नेट ब्रेन्स की जो वेबसाइट है वो दिखेगी। जो भी कोई चैप्टर मिस आउट हो गए होंगे हम वापस सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे। अब नोट्स का पैटर्न धीरे धीरे चेंज करना है, स्मार्ट स्टडीज करनी है, और चैनल को क्या करेंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और यहाँ पे तुम्हारा इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं खत्म। बहुत जल्दी मैं दूसरी सीरीज लेके आऊंगी, बने रहना है मेरे साथ, चैनल के साथ। वापस टाटा बाय बाय नहीं बोलूंगी भैया, क्योंकि पढ़ाई तो अभी तगड़ी वाली शुरू हुई है और लड़ाई तो अभी बाकी है। सो स्टडी हार्ड।